तो चलो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर आप जानते हो, एक सिंपल वर्ड्स में अगर बताएंगे कि हाइड्रो जो है, हाइड्रो एक ग्रीक टर्म है, ग्रीक वर्ड है दैट मीन्स वाटर। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है वाटर। ठीक है, एंड स्फीयर का मतलब होता है सभी वो जोन्स जो अर्थ में पाए जाते हैं जहाँ पर पानी पाया जाता है। हाँ, स्फीयर मीन्स ऑल द जोन्स ऑफ अर्थ वेयर वाटर इज फाउंड, जहाँ पर पानी पाया जाता है। तो सिंपल सेंस में हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ that contains water। और आप जानते हैं अगर जो लैंड है, जो अर्थ है, हमारा प्लेनेट जो है, इट्स कवर्ड बाय वाटर, 3/4 कवर्ड बाय वाटर। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पाया जाता है हमारे प्लेनेट पे। ठीक है, तो ये सारा जो हाइड्रोस्फीयर है, तो इसमें क्या क्या आएगा फिर? द हाइड्रोस्फीयर विल इंक्लूड ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स। अंडरस्टैंड? देन इसमें आएगा इट विल आल्सो इंक्लूड पॉन्ड्स। अंडरस्टैंड? ये सब जो है स्प्रिंग्स में लिखूंगा, ये हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वो हिस्सा जमीन का जहां पर पानी पाया जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोस्फीयर जो होता है ये कवर करता है 70% ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इट कवर्स, जैसे मैंने बोला 3/4, दैट मीन्स 70% ऑफ अर्थ सरफेस। जो जमीन की सरफेस है 70% वो कवर्ड है किससे? पानी से। अंडरस्टैंड? एंड दिस हाइड्रोस्फीयर ये घर होता है बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज का, है ना। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स एक्वाटिक जो होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक एनिमल्स, वो यहाँ पर जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो according to an estimate the hydrosphere contains about 1.36 into 10⁹ cubic kilometers of water। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर में कितना वाटर आता है? अप्रोक्सीमेटली एक एस्टिमेट है, पूरा तो नहीं है, पूरा कौन मेजर कर सकता है इसको। एक एस्टिमेट है कि हाइड्रोस्फीयर के अंदर 1.3 into 10⁹ क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ वाटर है। क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ वाटर पाया जाता है, किसमें? हाइड्रोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका इतनी वाटर का जो है 97.5% जो होता है वो ओशंस के अंदर होता है। 97.5% ये सारा पानी जो है वो ओशंस में होता है इन द फॉर्म ऑफ सी सॉल्ट वाटर है, इसको बोलते हैं सॉल्ट वाटर। और ये सॉल्ट वाटर जो होता है ये आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, नॉट डायरेक्टली यूज, ये हमारे लिए यूज नहीं आता है। अंडरस्टैंड? तो 97.5% ये बनाता है सॉल्ट वाटर, सिर्फ 2.5% जो होता है वाटर का वो जमीन पे होता है फ्रेश वाटर। अंडरस्टैंड? 2.5% यहाँ पर जो बचता है वो टोटल बनाता है फ्रेश वाटर। अब ये फ्रेश वाटर हमारे लिए अवेलेबल है, हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये 2.5% भी सारा हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। इसमें कितना है? इसमें से 30.8% अवेलेबल होता है एज ग्राउंड वाटर। ये फ्रेश वाटर का 2.5% जो है, इसमें 30.8% जो है, 8% जो है वो इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर है, जिसको आप ग्राउंड वाटर कहते हो। ठीक है, तो
68.9% जो है वो फ्रोजन फॉर्म्स में है। 68.9% इसका वो किस फॉर्म में है, वो फ्रोजन फॉर्म में है, यानी वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स है। ग्लेशियर्स, तो ग्लेशियर फॉर्म में है, फ्रोजन इन द ग्लेशियर्स। एंड 0.3% जो है वो अवेलेबल है रिवर्स में, रिजर्वायर्स में। तो 0.3% हमारे लिए अवेलेबल है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, अंडरस्टैंड। तो दैट इज इजीली एक्सेसिबल टू मैन, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ नेचुरल वाटर। जो नेचुरल वाटर होता है, कुदरती पानी, उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसमें क्या क्या जो है उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज नेचुरल वाटर, ठीक है। नेचुरल वाटर जो आप जानते हो यूजुअली लिक्विड फॉर्म में जो होता है, जिसको हम कहते हैं H2O, अंडरस्टैंड। देन दिस नेचुरल वाटर, ये जो होता है H2O, ये लिक्विड फॉर्म में जब होता है तो ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है। दिस इज इन एग्जिस्ट्स एज ए लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन इसी टेम्परेचर पे आप इसको इन द फॉर्म ऑफ गैसेस भी पाते हो, अंडरस्टैंड। तो रूम टेम्परेचर, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपको पता है, छोटी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट यानी आइस से लिक्विड कब बन जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो आप जानते हैं, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके अलावा ये सॉलिड और स्टीम फॉर्म में भी एग्जिस्ट होता है एनवायरनमेंट में, और डिफरेंट इकोसिस्टम्स में पाया जाता है। सॉलिड स्टेट में भी वाटर पाया जाता है, सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, एंड इट्स आल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस एज वेपर्स, हैं। और डिफरेंट इकोसिस्टम्स में जो है एग्जिस्ट होता है, पाया जाता है, ठीक है। तो अब ये है केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर जो होता है वो ट्राइएटॉमिक कंपाउंड है, जिसमें अगर हम इसको वाटर को देखेंगे केमिकली, तो केमिकली जो वाटर है ये ट्राइएटॉमिक कंपाउंड है। ट्राइएटॉमिक कंपाउंड किसका बना होता है, ये बना होता है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन में, अंडरस्टैंड। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल है। 2 एटम्स कंबाइन होते हैं किसके, हाइड्रोजन के, किसके साथ, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो वो बनाते हैं H2O, अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है। वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक, क्या बोलते हैं, इट्स ए ट्राई एटॉमिक कंपाउंड, अंडरस्टैंड। तो अगर वाटर की प्रॉपर्टीज देखी जाए, वाटर आप जानते हैं जो प्योर वाटर होता है वो कैसा दिखने में होता है, अंडरस्टैंड। नो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये जो वाटर है ये होता है टेस्टलेस, अंडरस्टैंड। प्योर वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है। तो अगर पानी में कोई टेस्ट है, इसका मतलब उसमें कोई चीज मिली हुई है, उसका टेस्ट होगा, ठीक है। इट इज टेस्टलेस, इट इज कलरलेस, वाटर का कोई कलर नहीं होता है, अंडरस्टैंड। इट इज ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस का मतलब क्या होता है, प्योर वाटर हैज नो स्मेल, अंडरस्टैंड। और एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। ट्रांसपेरेंट जानते हो आप, जो लाइट को अलो करता है टू पास थ्रू इट, अंडरस्टैंड। ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड अर्थ में पाया जाता है। इट्स मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जो जमीन पे पाया जाता है। विदाउट वाटर यू कैन नॉट एग्जिस्ट, अंडरस्टैंड। कोई भी लिविंग बॉडी जो है वो जिंदा नहीं रह सकती पानी के बगैर, अंडरस्टैंड। तो ये जो पानी होता है ये 3 स्टेट्स में पाया जाता है,
द वाटर एग्जिस्ट्स इन 3 स्टेट्स, हर एक मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं. देन इट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म, इट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एज वाटर, एंड इट्स आल्सो इन द फॉर्म ऑफ गैसेस एज वेपर्स. सॉलिड जैसे आइस, ग्लेशियर्स, अंडरस्टैंड. तो लिक्विड वाटर जो आप जानते हो सीधे जो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में. नाउ तो ये कवर करता है 70% ऑफ अर्थ सरफेस. तो सबसे ज़्यादा मोस्ट जो पानी है वो ज़्यादा किस में पाया जाता है? ओशंस में पाया जाता है, बिकॉज ओशंस तो मेजर पोर्शन बनाते हैं हमारे लैंड सरफेस का. अंडरस्टैंड. तो ये वाटर जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना. मेटाबॉलिज्म तब तक कंप्लीट नहीं है अगर पानी नहीं होगा. जितने भी प्लैनेट्स है सिर्फ अर्थ पे आज तक हमने देखा है कि लाइफ पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पर जो है पानी की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है. ठीक है. तो दूसरे प्लैनेट्स में पानी तो है बट कहीं पर पानी है बट उतना नहीं है, या वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं है जो लाइफ को सपोर्ट करती है. मोस्ट यहाँ पर पानी जो है वो अवेलेबल है जो लाइफ को जो है सपोर्ट करता है. ठीक है. तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. अंडरस्टैंड. तो अब हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज. तो हम जो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ पढ़ेंगे. हाँ, वाटर कितना जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ. आप जानते हैं पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता 2 दिन से ज्यादा. ठीक है. वाटर जो होता है इट्स द फैक्ट a precondition of life. It's very important and critical resource of India. The monsoon rainfall throughout the country has further added to its critical nature. तो ये वाटर जो होता है इट्स रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक कंजप्शन है ना. ये आपको चाहिए पीने के लिए. इट्स रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक कंजप्शन. डोमेस्टिक कंजप्शन क्या होता है? जो आप घरेलू वाटर को यूज़ करते हैं हर एक जो एक्टिविटी में, कुकिंग में या वॉशिंग में, या हम इसको यूज़ करते हैं क्या कहते हैं बाथिंग वगैरह में. हाँ, तो पानी से कितने काम हमारे होते हैं उन सब में यूज़ होता है. ठीक है. देन बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज़ होता है. ठीक है. तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे जो काम होते हैं उनमें वाटर यूज़ होता है. ठीक है. तो तीसरा इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि ये जो है ये इरिगेशन के काम आता है. ठीक है. एग्रीकल्चरल इरिगेशन है. पानी के बगैर आप देखते हो फसल नहीं बनती है. अंडरस्टैंड. उसको भी पानी चाहिए होता है, पौधों को भी जिंदा रहने के लिए. ठीक है. तो मोस्ट आप देखोगे पानी जो है तो ये जो है बहुत सारे एक्टिविटीज़ में, जैसे मैंने कहा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है. हाँ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. यानी जितने भी अंदर केमिकल एक्टिविटीज़, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, कौन होती हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस. विदाउट वाटर वो नहीं हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है. वाटर अगर आप देखोगे ये काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का. ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स हैं हमारे अंदर इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, इन द फॉर्म ऑफ लिप. ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है कौन? वाटर. तो नंबर 7 अगर आप देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में, उसमें वाटर का यूज होता है. अगर वाटर वहाँ पर नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी, और वो इलेक्ट्रॉन्स, वो प्रोटॉन्स जो असेंबलेटरी पावर बनाने के काम आते हैं वो नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी. मेन लाइट रिएक्शन में यही हिस्सा लेता है वहाँ पर. ठीक है. तो पानी नहीं होगा तो इसका मतलब पौधे भी नहीं होते, और जो जानवर है बाकी ह्यूमंस, हम दूसरे एनिमल्स वो भी नहीं हो सकते थे. ठीक है. तो
अब हम जो है ये है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो आप जानते हैं अर्थ को जो है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। हमारी ज़मीन जो है इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इट्स मोस्टली कवर्ड बाय इसका सरफेस जो है उसके ऊपर ज़्यादातर पानी कवर है। ठीक है, अब ये ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो पानी है वो 70% इसकी सरफेस को कवर करता है और इस तरह इससे एक ब्लू कलर जो है प्रोड्यूस होता है जब इसको ऊपर स्पेस से देखा जाता है। जब आप अर्थ को ऊपर स्पेस से देखोगे तो पानी की वजह से ये एक जो है पूरा ब्लू का नज़र आता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, तो जो ज़मीन के ओशियंस है वो लगभग 1.3 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अंडरस्टैंड नाउ, ज़मीन के ऊपर जो ओशियंस है सबसे ज़्यादा है 1.3 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स का एरिया जो है वो कवर करते हैं। कितना? 1.3 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ स्पेस विच इज 95% ऑफ ऑल हैबिटेबल एरिया ऑन द प्लैनेट। तो ये लगभग होता है 95% ऑफ ऑल हैबिटेबल एरिया ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, तो इतना पानी जो है ओशंस में प्रेजेंट है, तो इतने किलोमीटर्स वो फैला है, तो जब इसको स्पेस से देखा जाता है कि पानी की वजह से इसका कलर ब्लू जैसा नजर आता है, तो इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 71% जो अर्थ सरफेस है वो कवर्ड है पानी से इन द फॉर्म ऑफ ओशंस। अंडरस्टैंड, और जैसे मैंने कहा ये 97% वाटर जो है वो ओशंस में ही पाया जाता है और ये पानी जो होता है साल्ट वाटर होता है, ये हमारे लिए यूजेबल नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर जो होता है वो सिर्फ टोटल 3% पाया जाता है हमारे जमीन के ऊपर। इस 3% का जो है वो 2% आइस इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स पाया जाता है, आइस कैप्स में पाया जाता है। कहाँ पर? ग्रीनलैंड में पाया जाता है, अलास्का में पाया जाता है, साइबेरिया में, एंटार्क्टिका में और दूसरे ग्लेशियर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो रिमेनिंग 1% जो है वो जो है पीने के लिए अवेलेबल है, उसका 0.30% जो है वो ग्राउंड वाटर में है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में 0.3% है, 3.5% है, एंड टोटल सरफेस वाटर जो हमारे लिए अवेलेबल है, जो फ्लो होता है, टोटल सरफेस वाटर जो फ्लोट होता है, जो फ्रेश वाटर है, वो है 0.35%, जो हमारे स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, लेक्स में अवेलेबल रहता है इंसान के इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो इंडिया जो है इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.45% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया। 2.45% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया वो किसके पास है? इंडिया के पास है। अंडरस्टैंड, तो इसका एरिया जो टोटल है 2.45% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया, 4% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज, 4% बनाता है ये दुनिया के वाटर रिसोर्सेज का। कितना? 4%। और 17% ग्लोबल पॉपुलेशन। अंडरस्टैंड, इंडिया इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो 17% बनाता है पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की। पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका 17% इंडिया में है। अंडरस्टैंड, तो ये टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज जो इंडिया के हैं वो कितने हैं? वो है 1869 क्यूबिक किलोमीटर्स पर एनम। ठीक है, रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज, टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज जो इंडिया में है वो है 1869 क्यूबिक किलोमीटर्स पर एनम, यानी हर साल। अंडरस्टैंड, और आउट ऑफ विच ओनली 1123 किलोमीटर्स इज यूटिलाइजेबल। 1123 क्यूबिक किलोमीटर्स यूटिलाइजेबल है, जो यूटिलाइज होता है, जो इस्तेमाल होता है। अंडरस्टैंड, तो
कहा जाता है बाय 2025 वाटर डिमांड इज लाइकली टू इंक्रीज टू 1093 क्यूबिक किलोमीटर्स है। 2025 के होते होते वाटर डिमांड जो है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, लाइकली टू इंक्रीज टू 1093 क्यूबिक किलोमीटर्स, वो इंक्रीज हो जाएगी, अंडरस्टैंड, विच इज 97% ऑफ इंडियाज यूटिलाइजेबल पोटेंशियल है। दिस इज इक्वल टू 97% ऑफ इंडियाज यूटिलाइजेबल पोटेंशियल, ठीक है, जितना वो यूटिलाइज कर सकते हैं। That technically means that by 2025 large parts of India will face absolute water scarcity, ठीक है। तो माना कहा जाता है कि 2025 के होते होते बहुत से हिस्से जो इंडिया के हैं, आज भी आप देखते हो बहुत सारे हिस्सों में पानी की, पीने के पानी की बहुत कमी होगी, वाटर स्कैर्सिटी होगी। और जब ऐसा होगा तो इसके रिपरकशंस, इसके जो असर है वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर में टोटल सारा आता है वाटर की जानकारी, अंडरस्टैंड। देन अब हम पढ़ेंगे जो वाटर रिसोर्सेज है वो कौन कौन से हैं, उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज जो है हमारे पास, ये 3 सोर्सेज है हमारे पास। सरफेस वाटर 3 ग्रुप्स में जो है डिवाइडेड होते हैं। एक होता है सरफेस वाटर, दूसरा कौन होगा फिर, अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड जो जमीन के अंदर है, वाटर टेबल में, जिसको आप देख नहीं सकते। एक होता है जो रनिंग वाटर होता है जिसको आप देखते हैं, सरफेस वाटर। वाटर इन ड्राइड फॉर्म, तीसरा होता है वाटर इन ड्राइड फॉर्म, सूखा पानी नहीं कहेंगे इसको, अंडरस्टैंड, सॉलिड फॉर्म, अंडरस्टैंड। देन ये सरफेस वाटर जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है ड्रिंकेबल, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं। दूसरा होता है नॉन ड्रिंकेबल, नॉन पोटेबल, ठीक है। देन पलीटेबल है। देन ये ड्रिंकेबल वाटर जो होता है ये रिवर वाटर होता है, नेचुरल स्ट्रीम्स, नेचुरल लेक्स एंड पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स एंड आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स में प्रेजेंट होता है। ड्रिंकेबल वाटर जो होता है ये कहां से हम यूटिलाइज करते हैं, रिवर से। दूसरा नेचुरल लेक्स एंड पॉन्ड्स, कुदरती पाए जाने वाले लेक्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है। तीसरा हासिल करते हैं हम स्ट्रीम्स से, नदी नालों से, एंड आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स हैं, जो हमने खुद रिजर्वायर्स बनाए हुए होते हैं जहां पर पानी जमा रखते हैं हम, ठीक है। तो नॉन ड्रिंकेबल वाटर जो होता है ये 2 फॉर्म में होता है। एक होता है इनलैंड वाटर और दूसरा होता है ओशन वाटर। ये सरफेस वाटर होता है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर एक्विफायर्स एंड लोकल रिजर्वायर्स हैं। अंडरग्राउंड वाटर 2 फॉर्म में होता है। एक को बोलते हैं एक्विफायर्स एंड लोकल रिजर्वायर्स हैं, ठीक है। और वाटर इन ड्राइड फॉर्म जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, है ना। ग्लेशियर्स में होता है पोलर आइस एंड माउंटेन्स, पोलर आइस और जो माउंटेन्स के ऊपर बर्फ होती है, जमी हुई बर्फ, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज वाटर इन ड्राइड फॉर्म, अंडरस्टैंड। तो सरफेस वाटर जो होता है वो कहां से आता है, सरफेस वाटर originates from precipitation in the form of snowfall and rainfall। ये सरफेस वाटर आता है जब
प्रेसिपिटेशन होती है, जब गिरती है बर्फ या जब पड़ता है, जब बारिशें पड़ती है। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल एंड स्नोफॉल, ये हमारे पास कहाँ से आता है? प्रेसिपिटेशन एज स्नोफॉल एंड रेनफॉल, है ना। ये हमारे पास उसी तरह अवेलेबल हो जाता है। कौन? ये जिसको हम कहते हैं सरफेस वाटर है। सीपेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम द स्प्रिंग्स ऑनटू द सरफेस स्ट्रीम्स, या जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो सीप होकर जो है जमीन से निकल आता है और जो है स्प्रिंग्स के जरिए निकल आता है और सरफेस की स्ट्रीम्स पे बहने लगता है ना। स्प्रिंग्स जिनको आप कहते हो चश्मे फूटना और वहां से जमीन का पानी बाहर निकल आना, ठीक है। अंडरग्राउंड रिसोर्सेज जो होते हैं, नेचुरल स्टोरेज ऑफ वाटर ड्यू टू पर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, ठीक है। ये अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, जब जमीन पे पानी गिरता है तो उसका बहुत सारा हिस्सा पर्कुलेट हो जाता है। पर्कुलेशन ऑफ सरफेस वाटर बॉडीज, जो सरफेस वाटर बॉडीज होती है उनसे धीरे धीरे थोड़ा सा पानी जो है जमीन के अंदर चला जाता है वाटर टेबल में, और वो बनाता है अंडरग्राउंड वाटर। और जो ड्राइड फॉर्म में वाटर होता है, जो ग्लेशियर्स, पोलर आइस एंड माउंटेन वाटर होता है, उसको कहते हैं हम ड्राइड फॉर्म। अंडरस्टैंड? तो कल हम पढ़ेंगे ग्लोबल वाटर साइकिल के बारे में, जिसको कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, है। ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी आपने पढ़ा है। वाटर साइकिल यानी कैसे जो है पानी का साइकिल जो है वो मेंटेन रहता है दुनिया में। 2 टाइप का होता है, ग्लोबल वाटर साइकिल है, दूसरा होता है बायोलॉजिकल वाटर साइकिल। तो कल हम ये पढ़ेंगे, इसके अलावा हम लिथोस्फीयर पढ़ेंगे। तो पहले हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर, अब हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्फीयर। कल ये हमने पढ़ाया आपको, इसमें कल पढ़ेंगे हम जो है वाटर साइकिल के बारे में। फिर इसका लिथोस्फीयर वाला, रॉक वाला पार्ट जो है वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ नेचुरल डिजास्टर्स पढ़ेंगे। इस तरह ये खत्म हो जाएगा यूनिट। तो आज के लिए इतना जो है काफ़ी है।